4 में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज शाम को 4 बजे ही प्राइम एट 4 में। सबसे पहले आपको बताता हूं प्राइम एट 4 का आज का मेन्यू क्या है। ये खास खबरें आपके सामने रख रहा हूं जो डिटेल में आगे आप देखेंगे। मौलाना को देखा क्या, तौकीर रजा की तलाश में बरेली पुलिस ने छाना कोना कोना, कहां छिपा है मौलाना, आपने देखा है क्या। सीट बंटवारे पर बिहार इंडी में नया कलेश, कितनी सीटों पर आरजेडी के सामने अड़ी कांग्रेस, यह भी आपके सामने होगा। लालू वर्सेस कांग्रेस आपको दिखाएंगे और बदायूं में जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव, कब खुलेगा भेद, ये पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। दिल्ली में मौत का कारोबार, कैंसर की नकली दवाई वाले रैकेट का भांडाफोड़, कैसे हुआ गैंग एक्सपोज, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। लेकिन पहले दिखाता हूं यह अहम खबर। मौलाना तौकीर को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। 2010 बरेली दंगे के मामले में कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 19 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने सख्त लहजे में एसएसपी को आदेश दिया है। तौकीर रजा इस वक्त फरार है, उसके दिल्ली में छिपे होने की आशंका है। दिल्ली में तौकीर रजा की तलाश में बरेली पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट से तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। कोर्ट ने तौकीर को गिरफ्तार करके पेश करने के लिए आदेश दिया है। तौकीर रजा फरार है, वहीं बरेली शहर में उसके घर पर ताला लगा हुआ है। पुलिस मौलाना को बरेली से लेकर दिल्ली तक ढूंढ रही है। यहां ये तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं, तौकीर रजा और यहां पर घर पर लटका हुआ ताला और दिल्ली तक में दी जा रही है दबिश। साथ में देखिए ये रिपोर्ट। आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर रजा कहां हैं ये किसी को नहीं पता। लगातार उनकी तलाशी के लिए चाहे यूपी के अंदर बरेली पुलिस हो या एसओजी की टीम हो, वो लगातार फोकस कर रही है, लेकिन तौकीर रजा कहां हैं ये अब तक पता नहीं चल चुका है। बरेली के उनके घर के पास हम मौजूद हैं और जरा देखिए कि ये तौकीर रजा का घर है बरेली के अंदर और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तौकीर रजा यहाँ पे भी नहीं है और पूरे तरीके से देखिए यहाँ पे ताला जो है वो लटका हुआ है घर के बाहर, यहीं पे तौकीर रजा रहते हैं। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए तौकीर के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा भी दिखा देते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2010 में बरेली में क्या हुआ था। 2010 में बरेली में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। जुलूसे मोहम्मदी के दौरान जमकर हिंसा हुई थी। दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी। कई दिनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे थे। पूरे बरेली शहर में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा था और इसी दंगे में तौकीर रजा पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर मौलाना तौकीर रजा ने कब कब अपनी जुबान से जहर उगला है। माफिया अतीक और अशरफ की मौत के बाद तौकीर ने कहा था कि हमें मौत का बदला लेना है। मौलाना ने यह भी बयान दिया था कि मुसलमान सड़क पर उतरा तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। साथ ही लेखिका तस्लीमा नसरीन का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए देने की बात कही थी। मौलाना ने कहा था कि हमें बुलडोजर बर्दाश्त नहीं है, जान से मार देंगे। साथ ही खालिस्तान का समर्थन करते हुए कहा था कि खालिस्तान की मांग करना जायज है। और ये तो आप कई बार सुन ही चुके हैं मौलाना के मुंह से कि अगर हमने अपने लड़कों पर से अपना काबू हटा दिया या वो हमारी बात अगर नहीं सुनेंगे तो फिर खुदा जाने क्या होगा। बहरहाल बरेली दंगों के पीड़ित आज भी उस दंगे को भूल नहीं पाए। अब कथित तौर पर मौलाना के एक भाषण ने बरेली शहर को, जब उनके भड़काऊ भाषण की वजह से बरेली शहर एक तरीके से आग में झोंक दिया गया। मेरा ये बगल में गोडाउन है, उस समय गोडाउन होता था और वहाँ पर स्टॉक था अच्छा खासा, वो जल गया था। कपड़े की दुकानें हैं, पुलिस चौकी भी जला दी गई थी उस समय, जैसा न्यूज़ में, क्योंकि हम लोग जब आए थे कर्फ्यू खुलने के बाद तो सब कुछ जला ही हुआ था ऑलमोस्ट। और अगली बड़ी खबर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई उम्र कैद की सजा उसे हुई। हथियार के फर्जी लाइसेंस के मामले में यह सजा हुई है। कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को फर्जी लाइसेंस के, हथियार के फर्जी लाइसेंस के मामले में उम्र कैद, एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। को ये सजा जो मिली है, मुख्तार को किस गुनाह में यह सजा मिली है, मुख्तार को जिस गुनाह में यह सजा मिली है वो आपको बता देता हूं। दरअसल डीएम एसपी के फर्जी साइन करके मुख्तार ने बंदूक का लाइसेंस लिया था। मुख्तार ने 1987 में बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और इसके लिए गाजीपुर के डीएम को अर्जी दी थी। इस एप्लीकेशन में डीएम और एसपी के फर्जी दस्तखत किए गए। फर्जी साइन की मदद से लाइसेंस को
मंजूरी मिल गई। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जांच हुई तो मुख्तार पकड़ा गया। 1990 में मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जिसकी आज सजा सुनाई गई। और इस वक्त ये एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, बदायूं में महादेव बनाम मस्जिद मामले में सुनवाई टल गई है। महादेव बनाम मस्जिद केस की अब 22 मार्च को सुनवाई होगी। जज के अवकाश पर होने से सुनवाई टल गई है। बदायूं की जामा मस्जिद, ये नीलकंठ महादेव का मंदिर या फिर यहां पर मस्जिद, इसको लेकर सुनवाई टल गई है। जज के अवकाश में जाने की वजह से ये सुनवाई टली है। और इस संदर्भ में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे। हिंदू पक्ष कहता है कि यहां राजा महिपाल का किला है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे जामा मस्जिद बताता है। हिंदू पक्ष के मुताबिक यहां नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष मंदिर होने से इनकार कर रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। जामा मस्जिद का निर्माण शमशुद्दीन अल्तमश ने कराया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि महादेव का मंदिर आक्रांताओं ने तोड़ा था, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे 840 साल पुरानी मस्जिद बता रहा है। और आगे आपको दिखाएंगे बिहार में लालू वर्सेस कांग्रेस, इंडी में बड़ा क्लेश। लेकिन पहले देखिए, जब लगी ढाबे में आग तो फिर क्या हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी के पास ढाबे में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे ढाबे को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से ढाबे में रखे हुए सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ। दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। कर्नाटक के गडक जिले में कुछ बदमाशों ने कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या करने के बाद उसे पेड़ से लटका दिया। मृतक शरणप्पा डोनी गांव का स्थानीय कांग्रेस नेता था। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने उस पर तब हमला किया जब वह बाइक से जा रहा था। बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और धारदार हथियार से उस पर वार किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स से बीआरएस कॉर्पोरेटर देदीप्य राव पर कुछ अज्ञात महिलाओं ने हमला कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाली महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पार्षद देदीप्य राव अपनी कार में बैठी हैं। इस बीच कुछ महिलाएं उनकी कार के पास अचानक से आ जाती हैं और उनके ऊपर हमला करने लगती हैं। दिल्ली दंगे में आरोपी उमर खालिद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उन 2 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया है जिन पर उमर पर गोली चलाने का आरोप है। उमर खालिद ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप को हटाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उमर खालिद पर यह हमला साल 2018 में हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह मजनू का टीला इलाके में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों पर कार्रवाई न करे। डीडीए ने शरणार्थियों को 6 मार्च तक शिविर खाली करने को कहा था। मामले में 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। और अब अगली अहम खबर बता दूं आपको, वो ये है कि बिहार में इंडी गठबंधन पर फिर से पेच फंस गया है। कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और उसने अपनी 16 सीटों की फहरिस्त आरजेडी को दे भी दी है कि यहां से तो हम ही लड़ेंगे। और ये भी आपको बता दें कि पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर ही लड़ी थी, इस बार वो 16 सीटों पर लड़ना चाहती है। अब आरजेडी क्या करेगी, उसका रुख क्या होगा, वो क्या कहेगी, इस बात पर निगाहें। और जयपुर में एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी सांसद अनंत कुमार के बयान का विरोध यहां देखने को मिला। संविधान बदलने वाले बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट था। अनंत कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। यहां पर आपको तस्वीरें देख रहे हैं अनंत कुमार के बयान के संदर्भ में। यहां पर यह प्रोटेस्ट, जयपुर में एनएसयूआई का जोरदार विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद अनंत कुमार के बयान का विरोध और संविधान बदलने के बयान के खिलाफ यह विरोध देखने को मिला। यहां तस्वीर 1, 2 और 3, कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज और हिरासत में प्रदर्शनकारी। अनंत कुमार को निलंबित करने की मांग कर रहे ये प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कईयों को डिटेन किया गया। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अनंत कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी ने उसे उनका निजी विचार बताया था। अनंत कुमार ने कहा था कि संविधान बदलने के लिए 400 प्लस सीटें चाहते हैं। और बाद में इस बात को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह भी कहा था कि ये 400 पार की बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि संविधान बदलने के लिए हमें ऐसा करना है कि आप इनको वोट देंगे। बहरहाल अगली खबर यह कि जेएनयू से यह खबर है, जहां फिल्म बस्तर की स्क्रीनिंग पर बवाल मच गया। जेएनयू में फिल्म बस्तर की स्क्रीनिंग हुई। बस्तर की स्क्रीनिंग पर बवाल हुआ। फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान
बिजली काट दी गई। लेफ्ट पर फिल्म की स्क्रीनिंग को रोकने का आरोप है। बिजली काटे जाने के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग कुछ देर के लिए रोकी गई, जिसके बाद एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आमने सामने आ गए। सर, मुझे मजा इसलिए आ रहा है कि देश की जो दुश्मन है ना, वो चिन्हित हुए जा रहा है। वो एक एक करके समझ में आ रहा है कि कौन लोग हैं जो बिजली काट के एक फिल्म देखना बंद करेंगे। जो लोग देखने आए थे, अगर आज नहीं देख पाए, वो तो हॉल में जाके फिल्म देख लेंगे। यहाँ पे बिजली काट के क्या हासिल कर लेगा, यही हासिल किए। इन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लोग ये फिल्म की सत्य उजागर होने नहीं देना चाहते हैं। आखिर फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी में ऐसा क्या कुछ दिखाया गया है कि जेएनयू में कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ इसकी स्क्रीनिंग। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताता हूं, दरअसल यह फिल्म ये नक्सलवाद पर आधारित है। बस्तर द नक्सल स्टोरी में नक्सलियों की क्रूरता को दिखाया गया है। फिल्म 76 जवानों की शहादत को लेकर बनाई गई है। नक्सलियों ने 76 जवानों की हत्या की थी। किस तरीके से क्रूरता से पेश आते हैं नक्सली और किस तरीके से एक कॉज के लिए अपनी लड़ाई वो बताते हैं, लेकिन उसका असल में उनका एजेंडा कुछ और है, ये बताने की, यही दिखाने की फिल्म कोशिश कर रही है और ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। पीएम को लेकर तमिलनाडु के मंत्री का शर्मनाक बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात उन्होंने कही है। ये भी कहा है कि मंत्री हूं इसलिए खामोश हूं। अम्बरासन नाम है इनका, टीएम अम्बरासन, और वो कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूं इसलिए खामोश हूं, इसलिए नरमी से पेश आ रहा हूं, वरना मैं मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये विवादित बयान, पीएम को लेकर मैं इसलिए नर्म हूं क्योंकि मंत्री हूं, वरना मैं टुकड़े टुकड़े कर देता। அதாவது எவ்வளவு பிரதமர் நாங்க பாத்துக்கிறோம், இவ்வளவு மட்டமா பேசின முதல் பிரதமரை நாங்க பார்க்கவே இல்லை. ஓய்ச்சிருவாரு, ஓய்ச்சிருவியா? நெப்பாளி சொன்னார, ஒன்னே சொல்ற கேட்டுக்க, இந்த திமுக வந்து சாதாரணமான இயக்கம் இல்ல, பல பேர் உயிர் தியாகம் செய்து வளர்க்கப்பட்ட இயக்கம், ரத்தத்தை சிந்தி வளர்த்த இயக்கம் இந்த திமுக. யாரோ ஒழிக்கிறேன்னு சொன்னான், அவன் தான் ஒழிஞ்சு போயிடான தவிர இந்த இயக்கம் கம்பீரமாக நிற்கும். और भारतीय जनता पार्टी नेता अमित मालवीय का डीएमके के मंत्री पर पलटवार सामने आया है। सनातन का अंत करना ही इंडी का एजेंडा है। सनातन के रक्षकों के खिलाफ इंडी गठबंधन खड़ा हुआ है। अमित मालवीय ने इस बयान पर पलटवार किया है। सनातन के रक्षकों और सनातन से समस्या है डीएमके को। और आगे आपको दिखाने वाले हैं दिल्ली में कैसे पकड़े गए मौत के सौदागर, लेकिन पहले देखिए केजरीवाल ने कैसे साधा बीजेपी पर निशाना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो बीजेपी हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रही है, वो पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहती है। सीएए को लेकर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे कई लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है। वो हमारा रोजगार उन बच्चों को देना चाहते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर लालू और तेजस्वी पर निशाना साधा है। बिहार में मुसलमानों के हालात को लेकर प्रशांत ने कहा कि मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लालू यादव और तेजस्वी से कोई पूछता क्यों नहीं कि बिहार में दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब क्यों है। लालटेन मुस्लिमों के जीवन में रोशनी क्यों नहीं ला पाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कुएं के कुछ मेंढक उछलकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कुएं के मेंढक की तरह उछल रहे हैं, एक जगह से जाकर दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह से जाकर तीसरी जगह जा रहे हैं। और जो लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, आप बताइए क्या वो सच्चे सेवक हो सकते हैं? टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। टीएमसी ने महुआ को कृष्णानगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। महुआ ने कृष्णानगर में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और डोर टू डोर कैंपेन भी किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पद्माकर बल भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुंबई में स्टेट बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और पार्टी नेता अशोक चौहान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। गुजरात ड्रग केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अब आपके सामने रख रहा हूं। प्राइम एट 4 में 480 करोड़ की ड्रग तस्करी का दाऊद से कनेक्शन पाया गया है। पोरबंदर में बरामद ड्रग के पीछे दाऊद का करीबी है, सोर्सेज ये बता रहे हैं। तस्करी में
हाजी सलीम उर्फ सलीम सैटेलाइट का नेटवर्क जो है उसका हाथ बताया जा रहा है। हाजी सलीम या जिसे सलीम सैटेलाइट के नाम से भी जाने जाते हैं, उसका नेटवर्क ड्रग की इस खेप को ऑपरेट कर रहा था। पोरबंदर से 480 करोड़ की ड्रग जब्त हुई, 6 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुए और ड्रग दाऊद का करीबी सलीम सैटेलाइट है। साजिश नाकाम हुई और असल आदमी कौन है इस सब के पीछे वो सामने आया। हाजी सलीम या सलीम सैटेलाइट नशे का सामान खास तरीके से सप्लाई करता है जो ज्यादातर समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करके होता है। समंदर में अलग अलग रूट पर ड्रग की तस्करी का नेटवर्क चलाता है। नशे की दुनिया में ड्रग का किंग माना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, अगर इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कौन चलाता है और कैसे चलाता है ड्रग के इस रैकेट को। नशे की दुनिया में ड्रग का किंग कहा जाता है हाजी सलीम या सलीम सैटेलाइट को। पाकिस्तान में बैठकर आधी दुनिया में ड्रग का कारोबार चला रहा है वो। लंबे समय से भारतीय एजेंसियों के रेडार पर है हाजी सलीम। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी शाजीदुल्लाह से इसके लिंक जुड़े हुए हैं और शाजीदुल्लाह जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों और पाकिस्तान से आतंकियों की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने का भी मास्टरमाइंड रहा है। और दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और गुरुग्राम में कई जगहों पर छापेमारी कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में कैंसर की नकली दवा का भंडाफोड़ हुआ। दिल्ली से गुरुग्राम तक छापेमारी हुई। भारी मात्रा में कैंसर की नकली दवा जब्त की गई। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैंसर से जूझ रहे लोगों के लिए वैसे ही कितनी बड़ी चुनौती उनके सामने होती है, और सोचिए उन लोगों के बारे में जो उनकी दवाइयों में भी नकली दवाइयां मिला रहे हैं, बाजार में नकली दवाइयां उतार रहे हैं। आप सोचिए कि किस हद तक जाकर, किस हद तक गिरकर ये किसी भी तरह का कारोबार करने की नीयत रखते हैं। चेहरे पर नकाब और हाथों में हथकड़ियां लगी हैं। दरिंदों की गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये लोग मौत के सौदागर हैं। शीशियों में पैक कर कैंसर की नकली दवा बेचते हैं और दरिंदों ने न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुलाई होगी। कैंसर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन करोड़पति बनने की चाहत में ये लोग दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने लगे और कैंसर की नकली दवा का धड़ल्ले से कारोबार कर रहे थे। जी हां, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाओं के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली से गुरुग्राम तक कई जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके बाद लोगों के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां बरामद की हैं। इनमें से